हेलो स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स एंड एमएस एकेडमी खजोली क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग हमारे पास कमेंट आ रहे हैं कई स्टूडेंट्स का फोन के माध्यम से भी और मैसेज भी आ रहे हैं कि सर 11th के क्लास शुरू किए या नहीं, 11th का पढ़ना चाहते हैं, है ना। मतलब अभी उनका रिजल्ट नहीं आया है, जस्ट आने ही वाला है, प्राप्त होने वाला है। तो सबसे पहले तो उन सभी स्टूडेंट्स को जो इस बार 10th का एग्जाम दिए हैं, है ना, उनके बेहतर रिजल्ट के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मेरे संस्थान की तरफ से, हम लोगों के पूरे जो संस्थान हमारा परिवार है उन सभी के तरफ से, उन सब के तरफ से आपका 10th के रिजल्ट, आपके 10th के रिजल्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामना। आपका 10th का रिजल्ट बहुत बेहतर हो। कई स्टूडेंट्स का प्रश्न था कि सर 11th का कब से बैच स्टार्ट हो रही है, 11th का हम लोग कैसे पढ़ेंगे, अभी तो पढ़ाई बिल्कुल बंद है। तो मैं ये कहूँगा सब स्टूडेंट्स को घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, है ना। हम लोग अब आप 10th कर गए हैं तो आप में इतना कैपेसिटी है कि आप मोबाइल से भी यदि स्टडी करते हैं, जिस तरह से आप मोबाइल पर कोई अदर वीडियोस देखते हैं बहुत केयरफुली, उसी तरह से आप यदि अपने स्टडी मटेरियल को भी मोबाइल पे यूट्यूब पे जा करके बहुत केयरफुली स्टडी करते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, बहुत चीज सीख सकते हैं। यहाँ दिक्कत एक चीज की होती है कि आपके पास यदि कोई डॉट हुआ तो वो डॉट क्लियर कहाँ से करेंगे। यदि हमारे आसपास कोई नहीं है बताने वाला तो डॉट क्लियर कहाँ से करेंगे। जनरली यूट्यूब पे जो वीडियोस होते हैं उस पर कॉमेंट करते हैं तो आपको आपका जो क्वेश्चन होता है उसका सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। लेकिन हम लोग का जो इस क्षेत्र के जो भी स्टूडेंट्स होंगे या कहीं का भी जो स्टूडेंट्स होगा, है ना, यदि आप इस चैनल पे आप अपना इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, व्हाट्सएप नंबर दूंगा, जिसपे आप अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निश्चित रूप से अगले 1 से 2 क्लास, अगले फर्स्ट या सेकेंड क्लास में आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। इसमें कोई शंका की बात नहीं है, सस्पिशन नहीं होना चाहिए, निश्चित रूप से आपको मिलेगा। और आप यहां से भी पूरा बेहतर ढंग से स्टडी कर सकते हैं। केयरफुली आपको वीडियो को देखना है, पूरा एकदम समझते हुए। फर्स्ट टाइम 1 टाइम में समझ में नहीं आए, सेकेंड टाइम देखना है, थर्ड टाइम देखना है और उसको बेहतर ढंग से समझना है। पूरा थ्योरी का डिटेल, एक एक पॉइंट थ्योरी का हम लोग लेकर के चलेंगे एकदम बारीकी से, जिस तरह से क्लासेस में हमारे यहाँ क्लास चलती है एमएस एकेडमी खजोली एंड थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स बाय LKS महाराजगंज मधुबनी। जिस तरह से हम क्लासेस में अपने क्लासेस में क्लास लेते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ भी आपको हर पॉइंट, छोटे से छोटे पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा और आपके हर एक प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करेंगे हम लोग, ठीक है। जहां जो क्वेश्चन हो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या अदर जो भी आपके पास उपलब्ध हो साधन, मैसेंजर पे भी आप सेंड कर सकते हैं, ठीक। आपको कॉन्टैक्ट नंबर हमारा मिल जाएगा। 11th का आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो मैथमेटिक्स है, हम लोग का मैथ का क्लास हो रहा है अभी। मैथमेटिक्स में 11th में जो हमारा पहला चैप्टर है ना, 11th में टोटल हमारे पास चैप्टर्स हैं 16। यदि हम लोग NCERT को कंसीडर करें तो 16 चैप्टर है ना। 16 चैप्टर में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है सेट थ्योरी, ठीक। 11th के कई चैप्टर्स ऐसे हैं, कई स्टूडेंट 11th को, मतलब यदि आप साइंस लेते हैं तो निश्चित रूप से हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि 11th का क्लास है, हम लोग 12th के एग्जाम में 11th से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसे भ्रम में नहीं रहना चाहिए। 11th के कई ऐसे चैप्टर है जो आप नहीं यदि पढ़ते हैं साइंस में, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, तो आपको 12th बेहतर ढंग से समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपका 11th बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए ताकि आप 12th में बेहतर कर सके। और जब आप यदि साइंस लिए, साइंस का आप आगे फायदा उठाना चाहते हैं, तो जब तक आप
जो आपका सिलेबस है उसका नॉलेज आपके पास नहीं होगा, तब तक आपको साइंस का कोई फायदा नहीं होने वाला है। नाम मात्र के लिए आप साइंस रख करके आगे बेहतर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, पढ़ना होगा, और कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई यदि ये कहे कि हम ट्रिक से पढ़ा देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, कुछ भी इन सब चीजों के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना है। आप एक चीज गांठ बांध लीजिए, यदि आप साइंस रखते हैं तो साइंस का फायदा आपको आगे तभी होने वाला है जब आप जो आपके सिलेबस में है उसको पूर्ण रूप से कमांड करेंगे, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। बगैर मेहनत का कुछ होने वाला नहीं। तो यहाँ आपको हर छोटे से छोटे पॉइंट पे डिस्कशन किया जाएगा। हर चीजों को हम प्रयास करेंगे एकदम बेहतर ढंग से एक्सप्लेन करके आपको समझाए, बताए, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम न रहे। चलिए, सबसे पहला हम लोग शुरुआत करते हैं आज सेट थ्योरी। सेट क्या है? सेट क्या है? सेट को हम लोग डिफाइन करते हैं। चलिए, आपको बता दें ये फर्स्ट एक्सरसाइज है 11th का, और इसका प्रयोग जब हम 12th स्टडी करेंगे तो 12th में जो लास्ट एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी है, सेट थ्योरी का प्रयोग प्रोबेबिलिटी में होता है। ठीक है, सेट थ्योरी के कई फार्मूलाज का प्रयोग हम लोग वहां करेंगे। ठीक, 11th में भी प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन है, तो वहां भी हम लोगों को सेट थ्योरी की आवश्यकता होती है। तो हम लोग ध्यान देंगे, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, सेट क्या है? सबसे पहले सेट का डिफिनीशन यदि हम लोग लेकर चले तो सेट का डिफिनीशन है a well defined collection of objects is called a set. सेट का डिफिनीशन है यह एक कलेक्शन है। यह एक क्या है? कलेक्शन है। कैसा कलेक्शन है? कलेक्शन किस चीज का है? यह कलेक्शन है किस चीज का? ऑब्जेक्ट का। किस चीज का कलेक्शन है ये? ऑब्जेक्ट का। कैसा कलेक्शन? ऑब्जेक्ट का कैसा कलेक्शन है ये? वेल डिफाइंड। कैसा कलेक्शन है? वेल डिफाइंड। ऑब्जेक्ट्स मतलब वस्तुएं, वस्तुओं का कलेक्शन। कलेक्शन मतलब समूह, संग्रह का हुआ, है ना। और ये है ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं। ठीक, चलिए आते हैं। A well defined collection of objects is called a set. सेट कुछ और नहीं कलेक्शन होता है। कलेक्शन मीन्स समूह और संग्रह होता है। किस चीज का? ऑब्जेक्ट्स का, वस्तुओं का। किस चीज का कलेक्शन होता है? ऑब्जेक्ट्स का, वस्तुओं का। कैसा कलेक्शन होता है? तो वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड। ठीक, चलिए, अब वेल डिफाइंड क्या है इसको हम लोग थोड़ा डिटेल करते हैं, समझते हैं। ध्यान से सुनिए चीजों को। वस्तुओं का कलेक्शन, जैसे कि हम कहे कि यहाँ आसपास जितने भी लोगों के पास पेन है उन पेन का कलेक्शन। ठीक, हम कहे कि ये पेन वस्तु है, फिर हम वस्तु के तौर पर जो हमारे अल्फाबेट्स हैं, जो अक्षर हैं, लेटर्स हैं, ये सभी ले सकते हैं। नंबर्स हैं, ये सभी ले सकते हैं। जैसे कि हम कहें कि 1 to 9 का कलेक्शन, 1 to 10 का कलेक्शन, 1 to 100 का कलेक्शन, या ऑल नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या का समूह कलेक्शन। ये सभी के सभी क्या है? कलेक्शन है, समूह। अब इसमें से कौन से कलेक्शन वेल डिफाइंड है और कौन से कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है? यदि कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो सेट होगा, और कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं होगा। अब वेल डिफाइंड कैसे समझेंगे कि कलेक्शन वेल डिफाइंड है? तो इसके लिए हम लोग ध्यान रखेंगे, एक एरो लिख रहे हैं हम, इसमें दो टर्म आएगा, है ना। वेल कलेक्शन मीन्स the objects of the collection should be distinct and distinguishable. Distinct and distinguishable.
वेल डिफाइंड कलेक्शन का क्या मतलब, कब समझेंगे कलेक्शन वेल डिफाइंड है? तो उसके लिए हम लोग लिखे कि वेल डिफाइंड कलेक्शन मींस, वेल डिफाइंड कलेक्शन का अर्थ है द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कलेक्शन, कलेक्शन समूह का जो ऑब्जेक्ट्स है शुड बी डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल, वह भिन्न होने चाहिए और अंतर के योग्य होने चाहिए, भिन्न होने चाहिए और अंतर के योग्य, अंतर योग्य होने चाहिए, अंतर योग्य होने चाहिए। जैसे कि आपको हम कहे कि यदि हम लोग नॉर्मली एक एग्जांपल लेकर चले कि हमारे क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स का कलेक्शन, ठीक, तो सभी स्टूडेंट एकदम कोई भी दो स्टूडेंट में अंतर तो हम आसानी से कर सकते हैं, तो भिन्न है, अंतर के योग्य है, ये क्या हुआ, ये कलेक्शन सेट हुआ, ये कलेक्शन सेट हुआ। वहीं यदि हम कह दें कि अपने क्लास में जितने भी स्टूडेंट है उसमें 3 सबसे तेज स्टूडेंट्स का कलेक्शन, यहाँ पे हम फंस जाएंगे कौन सबसे तेज है, एग्जैक्टली श्योरली 100% हम नहीं कर सकते हैं कि यही 3 स्टूडेंट सबसे तेज। हो सकता है कि मैथ्स में ये 3 तेज हो, बाकी दूसरे सब्जेक्ट में इन तीनों के अलावे या कोई एक स्टूडेंट से ज्यादा तेज कोई चौथा स्टूडेंट हो, है ना, ऐसा पॉसिबल है। तो वहां हम कंपेयर, मतलब वहां हम 100% श्योर नहीं है वैसे केसेस में कि 3 स्टूडेंट चूज कर रहे हैं तो सबसे तेज है पढ़ने, है ना, यहाँ हम श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि यही 3 है, क्या पता उन तीनों से आगे दूसरा भी बढ़ सकता है अपने क्लास में उपस्थित स्टूडेंट में से। इसीलिए ऐसे सिचुएशन में जहां हम श्योर नहीं हो कि कलेक्शन में कौन है कौन नहीं, मतलब अंतर हम नहीं कर पा रहे हो, वैसे कलेक्शन सेट नहीं होते हैं, मतलब वेल डिफाइंड नहीं होते, तो निश्चित रूप से सेट नहीं ही होंगे, ठीक है। तो वो कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स का वो कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा जिनके ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंग्विशेबल होंगे, मतलब आप ये अंतर कर पाए कि कौन ऑब्जेक्ट इसमें आ रहा है और कौन ऑब्जेक्ट इसमें नहीं आ रहा है, एकदम 100% श्योर हो कि हाँ ये एलिमेंट इसमें है और ये एलिमेंट इसमें नहीं है। जैसे कि हम कहे कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह, संग्रह, तो हम लोग यदि हम आपसे पूछे कि 1/2 इसमें कलेक्शन में होगा या नहीं, तुरंत जवाब हमारा होना चाहिए नहीं, क्योंकि 1/2 कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। वहीं पूछा जाए कि 500 होगा या नहीं, तो निश्चित रूप से होगा, क्योंकि 500 एक प्राकृतिक संख्या है। मतलब हम लोग 100% श्योर होकर के जवाब दे रहे हैं कि कलेक्शन में कौन ऑब्जेक्ट है और कौन ऑब्जेक्ट नहीं है। तब निश्चित रूप से ऐसे कलेक्शन जिसमें हम श्योर हो 100% कि कौन ऑब्जेक्ट इसमें आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है, ऐसे कलेक्शन को हम लोग सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं, मतलब जिसके एलिमेंट डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल हो। कुछ हम लोग एग्जांपल लेते हैं। हम लोगों का पहला एग्जांपल होगा, पहला, द कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास। दूसरा, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स थर्ड, the collection of vowels of English alphabet. Above all, the collections are sets, बिकॉज सभी के सभी क्या है? वेल डिफाइंड है। सभी के सभी क्या है? वेल डिफाइंड। चलिए हम लोग चौथा लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। Fifth, the collection of 3 most talented students of our class। देखिए ये दोनों कलेक्शन सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स का कलेक्शन करना है इंडिया के, है ना, तो हम एकदम 100% श्योर होकर के यदि हम 11 का कलेक्शन किए तो वहां हम 100% श्योर नहीं होंगे
कि ये 11 ही बेस्ट है, क्या पता कि जिस समय हम कलेक्शन किए उस समय हम जिस अदर प्लेयर को, अपने आसपास के अदर प्लेयर को जो छोड़ दिए हम, उसमें से कोई प्लेयर ऐसा खेलते जो इस 11 में से कोई नहीं खेल पाए। ऐसा पॉसिबल है। मतलब यहाँ पे हम 100% श्योर होकर के नहीं कर सकते कि यही 11 बेस्ट है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो एक बार जो 11 बेस्ट हम सिलेक्ट कर लेते, फिर से हमें उसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती। हम देखते रहते हैं कि समय समय पर प्लेयर्स चेंज होते रहता है। अब उसी प्रकार यहाँ भी कलेक्शन ऑफ 3 मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास है ना। किसी भी क्लास में आप देखिएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर जो टेस्ट वगैरह के रिजल्ट जब आते हैं तो उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे स्टूडेंट आता है वो हमेशा स्टेबल नहीं होता, उसमें चेंजिंग होते रहता है। मतलब यहाँ भी हम श्योर नहीं है कि कौन 3 सबसे मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट है ना, एकदम फिक्स करके हम श्योर नहीं है कि यही 3 होगा, है ना। ये दोनों ही कलेक्शन 4 और कलेक्शन 5 का सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। लिखेंगे above 2 collections are not sets because they are not well defined। क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं, इसीलिए कलेक्शन सेट नहीं। क्लियर है? अब हम ये आशा करते हैं कि आप सेट के डिफिनेशन को अच्छे से समझेंगे कि सेट क्या है। सेट कुछ और नहीं है, सेट क्या है? वस्तुओं का संग्रह है, वस्तुओं का कलेक्शन है। ठीक है, सभी कलेक्शन, ये वस्तु ऑब्जेक्ट्स, कोई हमारे आसपास की वस्तु हो सकता है, वस्तुएं हो सकते हैं, या कोई व्यक्तियों का समूह हो सकता है, जानवरों का समूह हो सकता है, या हम जो लिखते हैं पढ़ते हैं अक्षर, लेटर्स, संख्याएं हैं, इन सब का कलेक्शन हो सकता है ना। इन्हीं कलेक्शन को, कलेक्शन में से, समूह में से जो समूह वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित हो, मतलब जिस समूह के सदस्यों के बारे में हम ये निर्धारित कर सके कि कौन उस समूह में है और कौन उस समूह में नहीं है, एकदम श्योरिटी के साथ 100% श्योर होकर के, तब हम कहेंगे कि कलेक्शन क्या है? वेल डिफाइंड है, समूह क्या है? सुपरिभाषित है। और उसी समूह को हम लोग क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट कहते हैं, है ना। हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास, हमारे वर्ग के सभी स्टूडेंट का कलेक्शन। निश्चित रूप से कोई बाहर का लड़का हो, उसके बारे में पूछा जाए कि हमारे वर्ग का है या नहीं, तो नहीं, ऑब्वियसली हम लोग अपने क्लास के स्टूडेंट्स को फेस से तो कम से कम पहचानेंगे। फिर द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, हमसे पूछा जाए 0 इसमें होगा या नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 होगा या नहीं, हाँ। 3 होगा या नहीं, हाँ। 3.5 होगा या नहीं, नहीं। मतलब हम लोग तुरंत श्योर हैं कि कौन है कौन नहीं है, तो निश्चित रूप से कलेक्शन सेट है। इसी प्रकार से कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवेल्स का कलेक्शन, समूह, है ना। इसमें पूछा जाएगा ए होगा या नहीं, तो निश्चित रूप से होगा, क्योंकि ए एक वॉवेल है। फिर बी होगा या नहीं, नहीं होगा, क्योंकि बी वॉवेल नहीं है। और इस समूह में सिर्फ और सिर्फ हमें इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स लेने हैं। अल्फा होगा या नहीं, अल्फा इंग्लिश अल्फाबेट का कोई वॉवेल या कॉन्सोनेंट नहीं है, इसमें नहीं होगा, नहीं। हम श्योर हैं कि कौन इसमें है और कौन इसमें नहीं है। नीचे के 2 एग्जांपल लिए जिसमें हम ये श्योर नहीं है कि इसमें कौन वो आएगा कलेक्शन में, कौन नहीं आएगा, अतः यह कलेक्शन सेट, नीचे के दोनों कलेक्शन सेट नहीं है। क्लियर है? चलिए एरो देकर के इन चीजों को लिखेंगे हम लोग। A set is generally denoted by the capital letters of English अल्फाबेट। सेट को जो दर्शाते हैं हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से, ए बी सी एक्स वाई etc। इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से सेट को दर्शाया जाता है, संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड मतलब कहलाता है। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट, सेट जो कलेक्शन है उसका जो ऑब्जेक्ट्स है, जिसका कलेक्शन है वो, उस ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं हम लोग आर कॉल्ड
एलिमेंट्स ऑफ एंट्रीज, एलिमेंट्स या एंट्रीज कहते हैं, एलिमेंट्स या एंट्रीज कहते हैं। चलिए, एंड दे आर डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, ए बी सी एक्स वाई जेड। जनरल रिप्रेजेंटेशन में भी हम लोग जनरल रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। वैसे जैसे कि हम लोग वॉवेल्स का सेट बोल दिए तो उसमें ए ई आई ओ यू फिक्स है, वो उसका एलिमेंट है, ऐसा नहीं कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो उसका एलिमेंट, ठीक है। जनरल रिप्रेजेंटेशन हम लोग क्या है, जनरल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे आगे आएगा ये चीज, ठीक। तो सेट के एलिमेंट्स को हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, वहीं सेट के जो सेट है उसको हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। क्लियर है ये? चलिए, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है। सबसे पहला है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। हम लोग जो पीछे एग्जांपल लिए हैं 3 सेट्स, उन्हीं सेट्स को दर्शाते हैं इन फॉर्म्स में, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म्स में, है ना, टेबुलर फॉर्म। और दूसरा भी जो होगा सेटुलर फॉर्म या उसे हम लोग प्रॉपर्टीज फॉर्म भी कहते हैं, उसमें भी उन्हीं 3 सेट्स को एज ए एग्जांपल हम लोग लेकर चलेंगे। देखिए इस फॉर्म में पहले एग्जांपल से ही सीखिए इस चीज को। इस फॉर्म में क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, नाम ही है टेबुलर, टेबल के फॉर्म में उसको अरेंज कर देते हैं। जैसे कि पहला था हमारे क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसका कलेक्शन। तो मान लीजिए हमारे क्लास में राम है, मोहन है, सोहन है, रहीम है, बस सपोज करके चल रहे हैं। इन जो भी हमारे क्लास के स्टूडेंट्स हैं उसके नेम को लिखे और कॉमा से सेपरेट करते हुए चले, मिडिल ब्रैकेट में इंक्लोज कर दिए, मिडिल ब्रैकेट में इंक्लोज कर दिए। और हम लोग लिख चुके हैं कि सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो इसको मान लीजिए ए है ना। ये जो तरीका है ये क्या है, राम मोहन सोहन रहीम का कलेक्शन है ना। इसको हम लोग मिडिल ब्रैकेट में, मिडिल ब्रैकेट ही लेना है, स्मॉल या बड़ा ब्रैकेट नहीं ले लेना है, इसे गलत हो जाएगा ये, है ना। इसमें रूल है कि मिडिल ब्रैकेट ही लेकर हम लोग चलते हैं, ठीक है। क्योंकि सेट थ्योरी में स्मॉल ब्रैकेट का अलग मीनिंग होता है, फिर हम लोग यहाँ पे इंटरवल पढ़ेंगे वहां भी बड़े ब्रैकेट का अलग मीनिंग हो जाता है, मतलब चेंज कर जाता है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग मिडिल ब्रैकेट ही लेकर चलते हैं। तो ये कलेक्शन हो गया राम मोहन सोहन रहीम का, है ना। और इसे हम लोग क्या किए, कोमा से सेपरेट करते हुए मिडिल ब्रैकेट में इंक्लोज कर दिए। ये जो तरीका है दर्शाने का, इसी को हम लोग रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहते हैं। हम लोग दूसरे वाले को भी मानकर चल रहे हैं, जो हम लोग क्या लिखे, नेचुरल नंबर का कलेक्शन नहीं, क्या है 1 2 3 4 5, अब डॉट डॉट अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो इसको सभी नंबर्स को लिखते चले कॉमा से अलग करते हुए, और पूरे को मिडिल ब्रैकेट में क्या कर दिए, इंक्लोज कर दिए। ये जो तरीका है लिखने का, दर्शाने का इस समूह को, है ना, इसे ही हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। सी है ना, क्या करेंगे सी में, सी क्या था, वोवेल्स का, इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स का कलेक्शन, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, है ना। ये इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स है, इसमें सब वोवेल्स को लिखकर कॉमा से सेपरेट करते हुए मिडिल ब्रैकेट में इंक्लोज किए। यही क्या है, रोस्टर फॉर्म कहलाता है ना। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहते हैं। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं कलेक्शन का, सभी ऑब्जेक्ट्स को कॉमा से सेपरेट करते हुए लिस्ट करते हैं और उसे मिडिल ब्रैकेट में इंक्लोज कर देते हैं। यही जो तरीका है उसे दर्शाने का, सेट को दर्शाने का, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। चलिए, यदि आप डिफिनीशन में लिखना चाहते हैं, इसको डिफाइन करना चाहते हैं, तो जो बोले हैं वही चीज हमें लिखना है। यहाँ डिफिनीशन की कहीं कोई आवश्यकता नहीं होती है, मेन इसे हमें लिखना रहता है रोस्टर फॉर्म से सेटुलर फॉर्म में और सेटुलर फॉर्म से
रोस्टर फॉर्म में। चलिए हम लोग फिर भी डिफाइन करते हैं इसको, है ना। लिखेंगे इन दिस फॉर्म all the elements of the set are listed separated by commas, and enclosed within the brackets this ब्रैकेट में इसको क्या किया जाता है, इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट के सभी एलिमेंट्स को लिस्ट किया जाता है सेपरेटेड बाय कॉमास, कॉमा से अलग करते हुए, एंड इंक्लोज्ड विद इन द ब्रैकेट्स दिस। क्लियर है। आज की क्लास में इतना रहने दिया जाए, और आप बिल्कुल भी घबराने की कोई बात नहीं है ना। आप रेगुलर जो वीडियोज डाला जाएगा पर डे, उन वीडियोज को देखेंगे और एक्सरसाइज को बनाने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में आप बना सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज का जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन होगा, टैब फर्स्ट में जो क्वेश्चन होगा वो होगा कि कौन सेट है कौन सेट नहीं है ना। आप कारण भी बताइए, तो कारण वही होगा, सेट है तो वेल डिफाइन होगा कलेक्शन, सेट नहीं है तो कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं होगा। मतलब वेल डिफाइन होगा तो सेट है और वेल डिफाइन नहीं होगा तो सेट नहीं है, तो कारण वही हो जाएगा इसका, वेल डिफाइन है या नहीं। और फिर आपको उसके आगे जो क्वेश्चन दिया जाएगा, है ना, तो उसमें आपको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म। अब कोई एलिमेंट हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियोस में, इसका सेकेंड फॉर्म भी, और सेकेंड फॉर्म देखने के बाद आप ये भी जानेंगे कि कोई एलिमेंट है किसी सेट में तो उसको कैसे लिखेंगे, कोई एलिमेंट किसी सेट में नहीं है तो उसको कैसे लिखेंगे, और बहुत सारी चीजों को हम लोग जानेंगे। अभी हमारा बहुत कुछ पढ़ना है इसमें, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए एक क्लास और लगेगा जिसमें हम पढ़ेंगे और फिर आप एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी घबराने की कोई बात नहीं है। आप रेगुलर क्लासेस को पढ़ेंगे, मतलब वीडियोज को देखेंगे और कॉपी मेंटेन करेंगे, एक्सरसाइज को बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अपने साथियों तक, अदर लोगों को भी क्लासेस का सूचना देंगे, और जहां तक हो सके जिसको हेल्प मतलब मिल सके इस वीडियो के माध्यम से आप उसको करेंगे। ठीक है।